बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक मेओ। नाजरीन किसान भाइयों, आज आपके साथ जिस मौजू पर बात करने लगे हैं वो ये है कि रूटीन में हर कोई अपने घरों में जानवरों को पालता है और हकीकत में ये है कि देहातों में अगर गुरबत को छुपा रखा है तो लाइफ स्टॉक के इन जानवरों ने छुपा रखा है। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है वो उसी वक्त वो कॉल कर देते हैं कि भाई हमें ये जानवर चाहिए और ये अब बेचते हैं और वो अपनी जानवरों की ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। इसकी भी कोई हिकमत अमली होती है। इस हवाले से आपको मालूमात देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर इम्तियाज़ साहब माहिर लाइफ स्टॉक हैं। उन्होंने सारी उम्र लाइफ स्टॉक फील्ड में काम किया है, उनके पास बेपनाह तजर्बा है। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, ज़रा मेरे किसान बात आम लोगों को ज़रा ये बताइएगा कि जो उन्होंने घरों में जानवर पालने हैं रूटीन में से कैसे करना है, कुर्बानी के जानवर नहीं रूटीन में उन्होंने पालना है, उसके लिए क्या अमली इक़दाम क्या एहतियाती तदाबीर करें ताकि वो उनके लिए एक नकद आवर जानवर बन सके। जी ज़रा इस वाले से बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बड़ा एक अहम टॉपिक है या एक बर्निंग क्वेश्चन है। आजकल लोग, गवर्नमेंट भी काफ़ी इसकी तरफ तवज्जो दे रही है, गोश्त की एक्सपोर्ट की तरफ, और काफ़ी जो इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो इसलिए ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि जानवर जो है हमारा, वो आप मेजॉरिटी से देखें तो इतना वेट गेन जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि ये ब्राह्मण का है, एंगस है, वैग्यूस है, गुजेरा है, नेलोर है। वो वेट गेन तकरीबन जो है वो 1500 ग्राम, 1600 ग्राम, 1800 ग्राम, 2000 ग्राम भी करते हैं। जबकि हमारा जानवर जो है वो एवरेज में, अगर आप 400-500 600 जानवर या 1000 जानवर का फार्म बना लेते हैं, जब अगर एवरेज निकालते हैं तो ये 800 850 ग्राम से ऊपर नहीं जाती, वो भी बड़ी एक्सपर्टी के बाद। तो अगर आप थोड़ा सा भी उसको फीडिंग मैनेजमेंट की तरफ तवज्जो नहीं देते तो ये काफ़ी डाउन हो जाती है। तो यही एक बड़ी वजह है कि ये जो वेट गेन का फ़र्क है और एक्सपेंस जो है वो उतना ही हो जाता है। तो ये फेलियर का एक बहुत बड़ा इसमें जो है ना काज है। यहीं पर डॉक्टर साहब ज़रा मेरे नाजरीन को बताइएगा कि जो टेक्निकल टर्निंग पॉइंट होता है कि वो वेट गेनिंग के लिए जो फीडिंग का जो सिस्टम है वो कैसे मैनेज होता है, वो ज़रा बताइएगा। इसमें जो सब सबसे अहम चीज़, वही मैं बता रहा था कि सबसे अहम चीज़ ये है कि ये नहीं होता कि आप मंडी से 200 केजी का या 150 केजी का जानवर ले लें और उसकी फैटरिंग करना शुरू कर दें। उसको डे 1 से लेके आना होता है। अगर डे 1 से बाई बर्थ, बल्कि ये है कि प्रेगनेंसी जब आप सीमन उसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है कि आप जब सिलेक्शन करते हैं कि कौ किस किस्म की है, कौ की सिलेक्शन इसमें बहुत आम है। फिर इसमें सीमन की सिलेक्शन बहुत आम है ब्रीडर के लिए कि आप अच्छे सीमन की जो है ना वो सिलेक्शन करें और उससे जानवर जो है उसको कंसीव करवाएं। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मैनेजमेंट उस वक्त बहुत अहम है। फर्ज कर लें आप बच्चे को दूध ही पूरा नहीं पिलाते, उसके अलावा उसके रीमन को डेवलप नहीं करते। जो रीमन अक्सर फार्मर देखा है कि दूध ही पिलाते बच्चे को और वो घास फूस पे रखने की कोशिश करते हैं, बच्चे का पेट जो है बढ़ जाता है, पॉट बेली हो जाती है, उसकी डेवलपमेंट नहीं करवाते, वैक्सीनेशन नहीं करते। तो जब पॉट बेली हो जाए और बच्चा कमज़ोर हो, विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी हो जाए, तो वो बच्चे लेके आप जितना भी मर्जी उसकी तरफ तवज्जो दे लें, वो वेट गेन नहीं कर सकते जो उनको करना चाहिए। अगर हम ये चीज़ें एड्रेस कर लें उसके शुरू से बाई बर्थ ही, कि उसकी जो है ना उसकी दूध जो है उसको सही शेड्यूल के मुताबिक पिलाएं और उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो प्रॉपर टाइम पे, वीनिंग टाइम से पहले कर लें, तो वैक्सीनेशन वगैरह उसकी प्रॉपर करें, डेवलपमेंट करें, तो उसका रिकॉर्ड रखें, तो वो बच्चा जो है वो आगे जाके बेहतर कैंडिडेट होता है और बेहतर वेट गेन का रिजल्ट देता है। फिर ये एवरेज जो है हमारी इंशाल्लाह 1 kg प्लस की आएगी अगर हम उसको स्टार से लेके फैटरिंग तक लेके आए। इसका मतलब है आपकी बातों से मुझे ये अंदाज़ा हुआ है, वरना यहाँ पर एक माइंडसेट बन चुका है कि हमारी लोकल ब्रीड है वो वज़न इतना नहीं बढ़ाती जितनी ये दूसरी वैराइटीज़ हैं वो वज़न बहुत ज़्यादा करती हैं और गोश्त के लिए वो बेहतरीन है। लेकिन आपकी गुफ्तगू से लगा कि फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारी मैनेजमेंट नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, यही है कि हमारी अगर मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि पहले सिलेक्शन जो है मदर की सिलेक्शन, फिर उसकी सीमन की सिलेक्शन, फिर जब बच्चा डिलीवर करता है, पैदा होता है, उसकी बर्थ होती है, तो वहाँ से लेकर उसकी जो है ना वो समय लेकर फैटरिंग शुरू हो जाती है। फिर ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है कि हमने इसको फैटरिंग पे लेके जाना है। तो वहाँ हम उसकी अगर दूध जो है उसको सही पिलाएंगे
उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए उसको काफ स्टार्टर वगैरह जो हफ्ते 10 दिन में शुरू कर देंगे। यानी ह्यूमन जो है जब बच्चा पैदा होता है तो ये 20-25% होता है टोटल उसके साइज का, जबकि आम अडल्ट में वो 70% होता है। तमाम इसमें 4 खाने होते हैं मैदे के, तो इसमें शुरू स्टार्ट में ये बजाय 70% के 20-25% होता है। हमने उसको ग्रो करवा के 70% पे लेके जाना होता है, फिर वो बच्चा जो है ये तूड़ी बंडा और ये हरा चारा जो है वो हजम करने के काबिल होता है, अदरवाइज वो हजम नहीं कर सकता। तो इसको तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले उसको दूध पिलाएं, फिर दूध के साथ साथ अच्छा बंडा उसको दें, ताकि वो दूध छुड़ाने से पहले 3 या 4 माह से पहले उसका मैदा जो है वो डेवलप हो जाए, अपने पूरे साइज जो है वो ले ले। तो जब ये हम करेंगे उसकी फिर डेवलपमेंट भी कराएंगे, उसकी वैक्सीनेशन भी प्रॉपर करेंगे। तो इस बच्चे को जब आप जाके आगे इसकी फिर जो है ना वो करेंगे, बैग यार्डिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो फिर बच्चे को फैटरिंग में डालेंगे तो हमारा रिजल्ट इंशाल्लाह 1 kg प्लस आएगा। माशाल्लाह जी, मैंने जो आपने फार्मर्स को टेक्निकल के तरीके से बताया, मैं उसका निचोड़ निकालते हुए ये कहूँगा कि वो जानवर जिसको शुरू में भूख और गुर्बत की नज़र कर दिया गया उसको, तो वो दोबारा जिसको सोकड़ा हो गया हो, जिसका मैदा ख़राब हो गया हो, तो वो दोबारा फल फूल नहीं सकेगा। उस पर मेहनत करना फजूल है, ज़ाया है। इसलिए जिन्होंने ये जानवरों का काम करना है, छोटे जानवर पालने हैं, तो उनके जो पहले 4 माह हैं उस पर फीडिंग की भरपूर तवज्जो रखना ही ज़रूरी है। अब मुझे आप ये भी ज़रा मेरे फार्मर को बता दीजिए कि वो गलतियाँ जो, ये तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी टेक्निकल चीज़ें बता दी हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हर फार्मर करता है लेकिन उसको पता नहीं वो गलतियां कर रहा है, लेकिन उसका नुकसान आखिर में पता लगता है जब कि जी सीधे कुछ घटे ही नहीं, आज बड़े खसारे चले गए हैं, एक काम नहीं गलत है। तो वो कुछ चीज़ें बताएं जो आपके तजुर्बे के बराबर आपने देखी हुई हैं लेकिन फार्मर वो करते रूटीन में है। ये जैसे जो सा मैंने बताया, पहले तो उसका 4 माह का अरसा है, उस 4 माह के अरसे के बाद बच्चा जो है हम उसको फिर ऐसे जो है ना उसको ऐसी मैनेजमेंट पे लेके जाते हैं तो उसका बॉडी फ्रेम जो है वो उस अरसे में डेवलप हो रहा था। यानी 4 माह के बाद जब बच्चे को माँ का दूध चढ़ा देते हैं, उसको वीन कर देते हैं, माँ से पीछे हटाते हैं, तो बच्चा जो है फौरन स्ट्रेस में आता है। उसमें स्ट्रेस का मतलब होता है कि वो अपनी माँ के साथ मनहूस होता है, वो उसमें बड़ा रिलैक्स और खुश होता है, अपनी माँ के साथ प्यार भी करता है, उसके नीचे से दूध भी सक करता है, उसकी न्यूट्रिशन जो है वो बड़ी जो है बैलेंस न्यूट्रिशन होती है, वंडा भी दे रहे होते हैं। तो जब हम उसको ये दूध जो है पीछे कर देते हैं, माँ से भी पीछे कर देते हैं, तो बच्चा स्ट्रेस लेता है एक अपनी खुराक की कि वो खुराक उससे छूट गई, दूध छूट गया और माँ का प्यार भी उससे छूट गया, वो उससे मनहूस था। तो ये स्ट्रेस, फिर उसके अलावा ये होता है कि पहले हम उसको बच्चों में रखते हैं और वो एक अपने सोशल लिंक्स बनाता है अपने बच्चों के साथ, दूसरे जो उसके दोस्त होते हैं, दूसरे हम एज जो बच्चे होते हैं उनके साथ वो मनहूस होता है। हम वहाँ से भी उठा के उसका ग्रुप चेंज करते हैं और उसका जो शेड है उसको चेंज कर देते हैं। ये जो खुराक की तब्दीली, दूध की तब्दीली, माँ से हटाना और उसकी जगह को चेंज कर देना, उसकी ग्रुपिंग को चेंज करना, ग्रुप साइज को चेंज कर देना, ये चीज़ें जो है बच्चे को वो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे का वेट गेन होना बंद हो जाता है अगर हम उसकी तरफ तवज्जो ना दें। तो अगर आप इससे मुकम्मल अवेयर है, जो बंदा ये बिजनेस कर रहा है या बच्चे उसको पता है कि अब ये होगा, तो वो फिर ये करते हैं कि जब भी उसका ग्रुप चेंज करते हैं तो उसको बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं कि बेडिंग, अगर मौसम के मुताबिक जो है वो, अगर गर्मी का मौसम है तो उसको हीट स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, अगर सर्दियों का तो कोल्ड स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं। फिर बच्चे को प्लेस जो है वो ज़्यादा जगह प्रोवाइड करते हैं, फिर बेडिंग प्रोवाइड करते हैं और पानी जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। और वंडा जो है कम से कम दूध चढ़ाए तो वंडा वही रहने दे जो पहले हम डाल रहे हैं, उसको वंडे को कम से कम चेंज ना करें ताकि उस पर स्ट्रेस ज़्यादा ना आए। और वेट गेन जो है वो बात कर बच्चे जो है वो वेट गेन लेना बंद कर देते हैं और बात कर नेगेटिव चले जाते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ इस मैनेजमेंट को करना, ये 2 माह जो है ना बच्चे को कंट्रोल करना और उसको प्लस में रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब हम ये कर लेते हैं तो फिर उसको हम रूटीन में राशन आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते हैं, उसका चारा भी चेंज कर देते हैं। यानी राशन हम देते हैं उसको जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, क्योंकि उसकी जो है ना हड्डियाँ बढ़ रही होती हैं, उसका बॉडी साइज बढ़ रहा होता है, उसके लिए उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है और एनर्जी उसकी कम करते हैं, एनर्जी उसको कम ज़रूरत होती है उसको बॉडी साइज के जो सामने रखते हुए। तो जब ये 2-2.5 माह हम इसको कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम उसको लेके जाते हैं रूटीन फैक्टरिंग पर,
जब उसका वजन जो है तकरीबन 200 kg के करीब हो जाता है या 250 kg हो जाता है, तो हम उसको रूटीन फैक्टरिंग में लेके जाते हैं। वहाँ सबसे पहले हम उसको 3 राशन देते हैं जो सबसे बड़े अहम है। एक तो वही चीज़ है रूटीन में कि हम मौसम के मुताबिक हम वैक्सीनेशन जानवर को करेंगे, और हर 3 माह के बाद हम जानवर की जो है ना डिवर्मिंग करेंगे। आप किसी बंदे से मशवरा कर सकते हैं कि मेरा जानवर इतने kg का, मैं कौन सी मेडिसिन इसको दूं, या आप उसको लेबॉरेटरी का टेस्ट भी करवा सकते हैं। अगर आप शुरू से रूटीन डिवर्मिंग करवा रहे हैं तो फिर लेबॉरेटरी के टेस्ट की जरूरत नहीं होती, आप उसको डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक मेडिसिन देते जाए, डिवर्मिंग करवाते जाए और वैक्सीनेशन करते जाए, और उसको हाउसिंग जो है उसको बेहतर से बेहतर रखें। और फिर उसको सबसे पहले जो है हम देते हैं जो होता है ना स्टार्टर राशन। राशन जो है 3 किस्म के होते हैं, एक स्टार्टर राशन होता है, एक होता है ग्रोर राशन, तीसरा होता है फिनिशिंग राशन। यानी स्टार्टर का मतलब ये होता है कि बच्चे को हम इस सूरत में एनर्जी जो है वो कम देते हैं और प्रोटीन जो है वो ज़्यादा देते हैं। ये तकरीबन 15 से 16% ऑफ ड्राई मैटर बेसिस पे होती है, और जो उसकी एनर्जी है ये तकरीबन 8 से 9 मेगाजूल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर जो है के हिसाब से उसको एनर्जी देते हैं। तो जब बच्चा जो है वो 1 माह गुजारता है तो उसके बाद फिर हम उसका राशन चेंज करके ग्रो राशन उसको देते हैं, जिसमें आप प्रोटीन को कम करना शुरू कर देते हैं और एनर्जी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तीसरी स्टेज होती है फिनिशिंग स्टेज। फिनिशिंग स्टेज में हमने बच्चे को तैयार करना होता है उसको स्लाटिंग पर्पज़ के लिए, या जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है पालने का, उसमें हमें फिनिशिंग में जाके उसकी प्रोटीन को कम करके 11-12% ऑफ ड्राई मैटर कर देते हैं, और उसका जो एनर्जी है उसको तकरीबन 12 मेगाजूल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर जो है उसको देते हैं, जिसमें जानवर जो है उसके गोश्त है जो है वो उसकी क्वालिटी और उसकी शेल्फ लाइफ जो है बेहतर हो जाती है। क्वालिटी से मुराद कि आप देखें कि जो इम्पोर्टर होता है वो उसकी डिमांड होती है कि जानवर जो गोश्त है वो जूसी हो, सॉफ्ट हो, नरम हो, और उसमें जो है वो मार्बलिंग हो। बाद पार्टियाँ कहती हैं कि लीन गोश्त हो, बाद पार्टियाँ कहते हैं मेजॉरिटी में गोश्त जो है मार्बलिंग गोश्त जो है पसंद किया जाता है, जिसमें मार्बलिंग का मतलब ये नहीं होता कि गोश्त के ऊपर तय चढ़ी हो चर्बी की। जैसे कि हमारे मुल्क में आप देखें जानवर लटकाए होते हैं ये बुचर्स में, तो ज़्यादातर चर्बी जो है वो तय दर तय उसके ऊपर चढ़ी होती है। तो जब वो चर्बी उतार के आप गोश्त बनाना शुरू करते हैं तो ऐसे होता है ये जैसे प्लास्टिक का गोश्त है, यानी उसके बीच में चर्बी का नाम तक नहीं होता। यानी ये जो गोश्त है ये ग्रास फेड होता है। आपने मार्बलिंग वाला गोश्त लेना है, जब आप उसकी पकाई करेंगे उसमें जूसीनेस भी होगी, सॉफ्टनेस होगी, गल भी जल्दी जाएगा, टेस्ट भी ज़्यादा बेहतर होगा, और वो जब आप पकाएंगे तो उसके दौरान उसी की चर्बी जो है वो मेल्ट होके जब वो पकाई होगी उसकी तो उसका टेस्ट जो है बेहतर होता है। तो ये मार्बलिंग, जूसीनेस, सॉफ्टनेस या गोश्त का जो कलर है ये डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 1 माह 1.5 माह आप उसको बैलेंस फीड की फीडिंग करवाएं, ताकि फिनिशिंग अच्छी और आपको अच्छा रेट मंडी से मिल सके। जी डॉक्टर साहब, मेरे किसान भाइयों को ज़रा ये बताइएगा कि गोश्त की क्वालिटी को, जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं वो उसको बेहतर करने के लिए, अच्छी कीमत लेने के लिए वो क्या अमली इक़दाम करने चाहिए ताकि किसान के इस बिज़नेस में इजाफा हो सके? इस हवाले से ज़रा तफसील के साथ ज़रा बताइए। जी चौधरी साहब, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है जिसकी बुनियाद पर ये बिजनेस जो है हमारा इसका डिसीजन होता है कि हम कितना प्रॉफिट मार्केट से जो है फेच कर सकते हैं। क्या प्रॉफिट हमें हमारा गोश्त जो है वो हाई दामों में सेल होगा या उसकी जो मार्केट में सेल प्राइस है वो कम होगी, ये डिसाइड करता है। और ये सबसे आम चीज़ जो फार्मर जो है नोट नहीं करता, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि जब ये पीरियड होता है बच्चा दूध चलाने का तो उसमें जानवर स्ट्रेस में आता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होता है। इसके अलावा जब हम मंडी से जानवर परचेज करते हैं तो आपने तमाम जो फार्मर हजरात है या दूसरे मेरे दोस्त हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि मंडी से मालिक जो है या मिडल मैन जो जिसको व्यापारी कहते हैं वो दूर दराज के इलाकों से जानवर को परचेज करते हैं। वो परचेज करके पहले तो अपने किसी डेरे पे या अपने जगह पे शेड पे लाते हैं, वहाँ इकट्ठे करते हैं। फिर उसके बाद वो यानी पूरा हफ्ते के बाद मंडी होती है, जैसे मुल्तान में, बहालपुर में, रहीमयार खां में, मुल्तान में, तो जहाँ जहाँ मंडी होती है लोग माल इकट्ठा करते रहते हैं। तो वो एक तो उसको स्ट्रेस ये होती है कि पूरा हफ्ता मालिक से परचेज किया, उसने ला के अपने डेरे पे रख दिया, वो उसको स्ट्रेस हुई यानी सर्दी की, गर्मी की। फिर उनका ये होता है कि जानवर जब परचेज करते हैं तो फर्ज कर ले उनके पास 20 जानवर हैं तो ट्रक बुक करवाते हैं, हो सकता है जानवर में 15 जानवर या 12 जानवर आते हो, वो 20 के 20 उसमें ठोस देते हैं।
तो नीचे जो है वो उसमें बेडिंग भी नहीं डालते, फर्श में वो फट्टे जो है उसका नंगा फर्श होता है ट्रक का या मजदे का, उसमें डाल देते हैं और ओवरलोड कर देते हैं। जब जानवर को ओवरलोड, फिर उसके अलावा जो है उसको डंडे से पीटते हैं, जानवर जो है उसे डंडे हाथ में पकड़े मार मार के उसको जो है ना वो निशान पड़ जाते हैं उसकी स्किन के ऊपर, खाल के ऊपर डंडे टूट जाते हैं, बल्कि आपने देखा। लेकिन ये तमाम जो हम काम करते हैं, एक तो जानवर को परचेज करके अच्छे माहौल में ला के ना रखना, यानी पहले वो स्ट्रेस में आ रहा है, आप उसकी जगह को, मालक को, फीड को, न्यूट्रिशन को, एनवायरनमेंट को आपने चेंज किया। दूसरा, जहाँ ला रहे हैं वहाँ भी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है कि आपने उसको सर्दी में ला खड़ा कर दिया या गर्मी में ला खड़ा कर दिया, वो भी स्ट्रेस आ गई। फिर उसका एनवायरनमेंट चेंज का स्ट्रेस आ गया, जगह की चेंज का स्ट्रेस आ गया। फिर आप जब उसको लोड करते हैं तो ओवर क्राउडिंग का स्ट्रेस जो है बहुत बुरा है। जब आप उसको मारते हैं, पीटते हैं, तो ये उसके ऊपर स्ट्रेस आ गया। तो ये तमाम स्ट्रेस, फिर जब आप उसको अपने ला के जगह पे फैक्टरिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप उसमें शेड जो है वो उसके ग्रुपिंग को, शेड ऐसा होना चाहिए जो उसकी ग्रुपिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से उसकी नीड को पूरा कर सके। जो जगह हम जानवर को दें वो रिलैक्स है, वो जगह जो है सफिशिएंट प्लेस हो। ये ना हो कि हम 10 जानवर रख सकते हैं ना 20 जानवर वहाँ ठोस दें तो जानवर जो है टाइट हो। जब आप चारा डालें तो खुरली पे जानवर को लगने की जगह ही ना हो। पानी जो है सर्दियों में ठंडा ठार पानी हो जो चिलिंग पॉइंट पे गया हुआ वो आप पीने के लिए दें। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो जानवर को ये स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, और ये चीज़ें जो है जानवर के गोश्त की क्वालिटी को जो है वो बुरी तरह से इफेक्ट करती हैं। मसलन अगर आप ये लॉन्ग टाइम स्ट्रेस देते हैं जानवर को, जैसे कि मैंने बताया कि दूध छड़ाने से लेकर आप उसकी फैटरिंग तक, उसकी कभी न्यूट्रिशन वनडे को चेंज कर देते हैं, उसकी सर्दी और गर्मी को कंट्रोल नहीं करते, उसके साथ जो है वो जो जानवर के साथ मनूस नहीं होते, उसके साथ नीचे जो है कीचड़ है, सलरी है, उसके बैठने की जगह जो है वेट है, आप उसको बैठने नहीं डालते। ये तमाम जो आपके अमाल ये जो आप करते हैं काम, इनसे गोश्त आहिस्ता आहिस्ता जानवर जो है उसमें उसकी क्वालिटी जो है वो पुअर होती जाती है। जानवर देखने में तो आपको लग रहा होता है गोल, लेकिन जब गोश्त की क्वालिटी को आप जज करते हैं वो पुअर क्वालिटी का गोश्त होता है। जो सेंसिबल जो ग्राहक है या इंपोर्टर जो है वो उसको पसंद नहीं करता, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसकी जो है ना बाकी क्वालिटीज़ भी जैसे मैंने पहले बताई चेंज होते थे। इसके अलावा जब आप जानवर को फैटन करते हैं शेड में ला के, तो आप उसको लेके स्लाटर के लिए लेके जाते हैं स्लाटर हाउस में, तो फिर वहीं यहाँ भी आप वही काम रिपीट करते हैं कि इस लालच में कि किराया कम से कम लगे, तो आप ऐसा ट्रक लाते हैं जिसमें 10 जानवर आते हैं, आप 20 डाल के उल्टे सीधे करके आप जानवर जो है स्लाटर हाउस में लेके जाते हैं, फिर उनको मारते हैं, पीटते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें जो है एक्चुअली उसके गोश्त की क्वालिटी को अफेक्ट कर रही होती है, यानी उसका गोश्त जो है डार्क हो जाता है, उसका गोश्त जो है सख्त हो जाता है, और उसका कलर जो है बाज़ का वो पेल हो जाता है, और उसमें जो ड्रिप लॉस है बढ़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें गोश्त की क्वालिटी को, यानी आप ये इसको जज नहीं कर रहे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसकी गोश्त की शेल्फ लाइफ और उसकी गोश्त की क्वालिटी, ये तमाम चीज़ें बड़ी बुरी तरह से इफेक्ट करती हैं। और आपका गोश्त जब उसकी ग्रेडिंग होती है या वैल्यूएशन होती है तो पुअर क्वालिटी का होता है, और उसमें वो फिर जो है तो कार्ड भी लगा देते हैं स्लाटर हाउस वाले, और आप सारी मेहनत के बावजूद जो है आपके प्राइस जो है मिनिमम मिलती है, बजाय इसके कि आपको मैक्सिमम प्राइस मिलती, और आपका गोश्त जो है प्रीमियम क्वालिटी का होता है। इसलिए मैं ज़रूरी समझूंगा तमाम अपने फार्मर्स से कि इन तमाम चीज़ों का खासकर ख्याल रखें। अगर आप सारा काम कर रहे हैं और इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखें, गोश्त पूरी क्वालिटी का होगा, कीमत कम से कम पड़ेगी। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो प्रीमियम क्वालिटी का गोश्त प्रोड्यूस होगा और आपको मैक्सिमम प्राइस जो मिलेगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ होगा। जी नाजरीन, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बातें की हैं, और ये आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि जिस अंदाज से उन्होंने जानवरों की ज़ुबान की तारीफ़ की है कि उनके भी जज्बात हैं, उनके भी एहसासात हैं, माँ से बिछड़ना, फिर दूध का छोड़ना, फिर उसको स्ट्रेस में चले जाना, उसको फील करना। तो ये तो जानवर वही बंदा पाल सकता है जो जानवरों की ज़बान को समझता हो, उनसे प्यार करता हो। सिर्फ उनको चारा डाल देना, लाकर नेस्ट करके बांध देना कोई कारोबार करने की वो एथिक नहीं है। इसकी बुनियादी शर्त ये है कि आप जानवर की ज़बान को, उसकी खुशबू को, उसके लहजे को, उसकी आँखों को, उसकी
भागने को उस ज़बान को समझते हों। अगर आपने ये ज़बान समझनी है और आपने ये प्यार बढ़ाना है तो फिर नदाइक हसन टीवी की वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इससे राब्ते में रहिएगा। और आपने अगर ये कारोबार करना है तो हमारे साथ रब्ता कीजिएगा। डॉक्टर साहब आपसे इंशाल्लाह तो आपको सर्विसेज देंगे। और जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।